हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको जनवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कराते हैं। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसके साथ ही ध्यान रखना है 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और इसके साथ ही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखनी है, भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कब? 25 जनवरी को। 26 जनवरी को सभी को पता है गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। तो ये जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डे थे जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभियंता ने हाजिरी लगाने की आधुनिक प्रणाली की खोज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले MSME उद्योग में कौन सा स्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। और पहला स्थान किसका है? तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र का पहला स्थान है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस को संबोधित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 30वें। और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 400। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो मिनिमम 2 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 साल तक जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को सुरक्षित रखना अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा भाषण दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। 2020 में उन्होंने जो है सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। और कितने समय का? तो 2 घंटे 40 मिनट का उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाबा इकबाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया जिसमें इस साल GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9.2%। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, आम बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आवंटित राशि कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1400 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश के सामने वित्तीय बजट 2022 पेश किया। इस दौरान बुंदेलखंड को सौगात देते हुए उन्होंने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट में 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के कुल 13 जिलों को इससे लाभ होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों का इससे लाभ होगा? तो मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और मध्य प्रदेश का रायसेन। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जिन्हें इस केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभ मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को भारी लाभ प्रदान करेगी, यानी अधिकतम लाभ जो है वो इन जिलों को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है। तो 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे कितने जिलों को लाभ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 13 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में अगर और भी देखें तो इस परियोजना से अगर पानी उपलब्धता की बात की जाए तो कुल 6590 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इससे उपलब्ध होगा। कितना? 6590 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, इनमें से जो उत्तर प्रदेश को पानी मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर। वहीं अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो 4890 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ पे हो गई पानी उपलब्धता की। दोस्तों, ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसके माध्यम से बिजली भी पैदा होगी। अब बिजली कितनी पैदा हो सकती है इसके माध्यम से? तो इस परियोजना के माध्यम से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। और कितनी? तो 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न इससे की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस के लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को मिले बजट के अनुसार कितनी नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 32 परियोजनाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस के मामले में यूपी को केंद्र ने बड़ी सौगात दी है। अब यहाँ पर 1553 किलोमीटर के हाईवे व एक्सप्रेस की 32 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन पर 46,627 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए प्रावधान से 63 किलोमीटर का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना एवं 642 किलोमीटर का वाराणसी से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे मेगा परियोजना को भी रफ्तार मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे के मामले में यूपी को जो है केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। तो एक्सप्रेसवे के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1553 किलोमीटर के हाईवे व एक्सप्रेसवे की 32 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, 32 परियोजनाएं यहाँ पे शुरू की जाएंगी। और इनमें से जो प्रमुख है वो कौन सा है? तो 63 किलोमीटर का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना और 642 किलोमीटर का वाराणसी से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे मेगा परियोजना को इसमें रफ्तार दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल देश ई पोर्टल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर इस साल अधिक फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल देश ई पोर्टल, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौशल विकास को लेकर के स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की बात कही? तो डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेहत योजना को। रक्षा मंत्रालय एक नई पहल के तहत दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत के तहत दवाओं की होम डिलीवरी दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से शुरू की गई और इस योजना को भविष्य में अधिक से अधिक केंद्रों तक बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों में आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। तो दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने एक नई पहल के तहत दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है।
तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो सेहत योजना शुरू की गई है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सेहत योजना है वो किससे संबंधित है, तो ये दवाओं की होम डिलीवरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। यानी लागत की अगर बात की जाए तो 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से ये पार्क बनाया जाएगा। लम्हेटा में जियोलॉजिकल पार्क बनेगा क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। अब दोस्तों ये जो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान है यानी जियोलॉजिकल पार्क है वो मध्य प्रदेश के लम्हेटा में ही क्यों बनेगा? तो देखिए लम्हेटा जो ये स्थान है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि 1928 में, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1928 में पहली बार विलियम स्लीमैन ने यहाँ पर डायनासोर का जीवाश्म इकट्ठा किया था। किसने? विलियम स्लीमैन ने डायनासोर का जीवाश्म इकट्ठा किया था लम्हेटा से। ठीक है, और इसी वजह से इसकी जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में होती है। और अभी जो है यूनेस्को ने इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में अभी शामिल किया है। तो इस वजह से जो लम्हेटा है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है और बहुत ही प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो इसी वजह से जो मध्य प्रदेश का लम्हेटा यहाँ पर भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो जियोलॉजिकल पार्क है तो इसका मतलब क्या है, यानी जियोलॉजिकल पार्क में क्या रहेगा? तो ये जो जियोलॉजिकल पार्क है यहाँ पर नदियों की पौराणिक संस्कृति, म्यूजियम, लाइब्रेरी व यहाँ पर मिलने वाले डायनासोर के अंडों को रखा जाएगा। इसके अलावा जबलपुर का भू मानचित्र रहेगा जिसमें विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले खनिजों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ की शिलाओं पर जलवायु व इतिहास की जानकारी होगी। और इसके साथ ही इस जियोलॉजिकल पार्क में संरचनाओं के साथ साथ पर्यटन, संस्कृति और मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सेकंड नंबर पर आता है। यानी एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पर आता है। वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज जो इसकी रैंकिंग है वो आती है 5th नंबर पर, यानी ये 5वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज। और दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश से आपको ध्यान रखना है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और इसके साथ ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से हैं? तो ये मध्य प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी जिन्हें रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रक्षा खुफिया एजेंसी के पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर थे, जो भारतीय सेना के मशीनीकृत बलों के पूर्व महानिदेशक थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो KJS ढिल्लों का इन्होंने स्थान लिया है।
और अगर बात की जाए कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले महानिदेशक कौन थे, तो जनरल कमल डावर ये पहले महानिदेशक थे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर के कितने साल कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 62 साल। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने एपी पब्लिक एप्लाइमेंट सेवानिवृत्ति आयु संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी देते हुए कहा कि यह 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। दोस्तों, इससे पहले भी जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो राज्य के कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ाई गई थी, यानी 2014 में संशोधन किया गया था और उस समय जो सेवानिवृत्त की आयु थी वो कितनी थी? वो थी 58 वर्ष, उससे बढ़ाकर के 60 साल की गई थी। और अभी जो है इसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? तो 62 साल कर दिया गया है राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु को। ठीक है, तो ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या रही? तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई इसकी थीम रही। और दोस्तों, ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस दिन का उद्देश्य लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कि आर्द्र भूमि है क्या, किसे कहते हैं आर्द्र भूमि? तो आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता है और जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार घटता जा रहा है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं, यानी ऐसी भूमि, ऐसा स्थान जो कि हमेशा यानी पूरे समय तक ये जलमग्न रहते हैं, यानी जहां पर पानी भरा रहता है, तो ऐसी भूमि को कहा जाता है आर्द्र भूमि। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये हर साल 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को, डेट ध्यान रखनी है, 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। तो इसी वजह से जो है 2 फरवरी 1971 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहली बार ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया था? तो 1997 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन पहली बार जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया वो 1997 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पी.आर. श्रीजेश ने। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वह यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं, यानी भारतीयों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले रानी रामपाल ने इस अवार्ड को जीता और दूसरे कौन हो गए हैं? तो पी.आर. श्रीजेश। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है। रानी रामपाल ने 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीता था और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। 17 देशों के कुल 24 एथलीटों को व्यक्तिगत या टीम के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक पुरस्कारों के लिए नामांकन किया गया था। स्पेन के अल्बर्टो गिनेस लोपेज और इटली के वुसु खिलाड़ी मिशेल जियोर्डानो उपविजेता रहे, यानी स्पेन के अल्बर्टो गिनेस लेपोज और इटली के मिशेल जियोर्डानो उपविजेता रहे। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पी.आर. श्रीजेश हैं इन्होंने अक्टूबर में FIH स्टार्स अवार्ड्स में 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी इन्हें चुना गया था। तो दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और इसके साथ ही अक्टूबर में FIH स्टार्स अवार्ड में उन्होंने 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर उन्हें चुना गया था। अगला क्वेश्चन है,
सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, होंडुरास की। होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी लेबर की सदस्य सियोमारा कास्त्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 62 वर्षीय कास्त्रो होंडुरास की 56वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। हर्नांडेज ने 27 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2022 तक 8 वर्षों के लिए पद संभाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि होंडुरास जो देश है इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और कौन बनी है? तो सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और इन्होंने किसकी जगह ली, यानी इनसे पहले कौन थे राष्ट्रपति होंडुरास के? तो इनसे पहले राष्ट्रपति थे होंडुरास के ऑरलैंडो हर्नांडेज। ठीक है, तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है सियोमारा कास्त्रो का, क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उस देश की, होंडुरास की। दोस्तों होंडुरास की अगर बात की जाए कि होंडुरास की कैपिटल क्या है, तो तेगुसिगल्पा होंडुरास की कैपिटल है। और होंडुरास की राष्ट्रपति कौन बन गई? तो सियोमारा कास्त्रो। और होंडुरास की करेंसी क्या है? तो होंडुरान लेम्पिरा होंडुरास की करेंसी है। तो होंडुरास से रिलेटेड आपको इसकी कैपिटल, करेंसी और राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है काफी चर्चा में है। तो दोस्तों ये थे 3 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, राफेल नडाल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।